हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 साइंस 2 का चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का पार्ट 4। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का पार्ट 4। क्योंकि पार्ट 3 तक हमने जो किया है उसके बाद का एक छोटा सा पार्ट बाकी है, तो ये वीडियो छोटा होने वाला है। तो मैं सोच रहा था कि क्योंकि ये वीडियो छोटा होने वाला है, क्यों ना एक छोटा सा क्विक सा ब्रीफिंग हो जाए, हमने जो अब तक पढ़ा है, या छोटा सा एक रिवीजन हो जाए जो हमने अब तक किया है। तो यारो हम लोग अब तक क्या किया है पहले वो देखते हैं। ये है एवोल्यूशन, हम जो पढ़ रहे हैं इससे पहले हमने किया है हेरिडिटी। हेरिडिटी में हमने दो पार्ट में किया था, वीडियो पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 आर फॉर हेरिडिटी, और 3 नंबर से हमने एवोल्यूशन चालू किया है। दिस इज वीडियो नंबर 4। इससे पहले भी हमने एवोल्यूशन किया था और ये एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के जो 2 एविडेंसेस बच गए थे वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए एक क्विक सा रिवीजन कर देते हैं कि हमने अब तक क्या क्या किया। हेरिडिटी से हमने स्टार्ट किया था। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी इज अ प्रोसेस बाय विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट्स ट्रांसफर टू देयर ऑफस्प्रिंग, है ना। मेंटल, बायोलॉजिकल, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के प्रोसेस को हम कहते थे हेरिडिटी। जो किसके बदौलत होती थी? जो जीन्स के बदौलत होती थी। जीन्स कहाँ होते थे? डीएनए में होते थे। डीएनए कहाँ होता था? क्रोमोसोम में होता था। क्रोमोसोम सेल के न्यूक्लियस में होता था और सेल हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है। तो इस तरह से, और वो उसके बाद में डीएनए एक जगह से दूसरी जगह जीन को डिकोड करके ट्रांसफ़र करने के बाद रीलोकेट कौन करता था? वो करता था आरएनए। आरएनए 3 तरह के होते थे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए एंड लास्ट में राइबोसोम आरएनए। तो वो क्या करते थे? मैसेंजर आरएनए उस कोड को डिकोड करता था, ट्रांसफ़र आरएनए उसे मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम आरएनए के पास ले जाता था और राइबोसोम आरएनए उसे क्या करता था? ट्रांसलोकेट कर देता था, उसे वापस से डिकोड करके दूसरे सेल में या उसी सेल में ट्रांसफ़र कर देता था। इस तरह से जीन्स एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होते थे, ट्रांसलोकेट होते थे और ट्रांसक्रिप्ट होते थे। तो ये सब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स में इस चैप्टर के। देन वी स्टार्टेड विद एवोल्यूशन। हमने पढ़ा एवोल्यूशन क्या था। तो एवोल्यूशन क्या था दोस्तों? एवोल्यूशन वाज अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का धीरे धीरे से होने वाला, आसानी से और बहुत ही स्टेडीली होने वाला डेवलपमेंट, बढ़ोतरी, एक चेंज जो अच्छे के लिए हो, अडेप्टेशन, उस चीज़ को हमने क्या कहा कि वो है एवोल्यूशन। अब क्योंकि हम एवोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, तो एवोल्यूशन पढ़ने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये पढ़ना कि किन सबूतों के बिना पर या किन एविडेंसेस के बिना पर उस एवोल्यूशन की थ्योरी को चलाया जा रहा है इन साइंटिफिक लैंग्वेजेस। कैसे उसे चलाया जा रहा है? साइंस किन चीज़ों की बदौलत, किन सबूतों के बिना पर ये मानता है कि ये एवोल्यूशन हुआ है। तो हमने वो पढ़ा था, उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, मतलब वो एविडेंस जो 2 स्पीशीज़ में या 2 ऑर्गेनिज्म में हम जब उन्हें देखते हैं, देखने के बाद में जब उनमें सिमिलैरिटी दिखती है उनके प्रेफरेंसेस में, जैसे कि आप एक फॉक्स को और एक डॉग को देखते हैं तो हमें देख के पता चल जाता है दे आर फ्रॉम दी कॉमन एंसेस्टर, वो बिलोंग करते हैं, उनके एंसेस्टर एक ही होंगे, अब वो थोड़े थोड़े बदल गए हैं। तो इस वजह से उन्हें जो देख के प्रेफरेंसेस देखने की बदौलत हम जो आगे बढ़ सकते हैं, उसे एक सबूत मान सकते हैं, तो उसे कहा जाता था मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। उसके बाद में एनाटॉमिकल एविडेंसेस, उसमें क्या था कि उनके बोन स्ट्रक्चर को लेकर जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनकी बिना पर हम मान सकते हैं कि वो कॉमन एंसेस्टर से है या नहीं। उसके बाद में एक आया एम्ब्रियोलॉजिकल। एम्ब्रियोलॉजिकल क्या था कि एम्ब्रियो में जब अर्लियर स्टेज में पैदा होने से पहले जब एम्ब्रियो के शेप को आप देखें तो उनकी सिमिलैरिटी को भी एक सबूत मान के हम ये कहा जा सकता था कि 2 स्पीशीज़ बिलोंग्स फ्रॉम द सेम और डिफरेंट एंसेस्टर और कॉमन एंसेस्टर। उसके बाद में एक आखिरी थी वेस्टिजल ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन्स जो पहले हमारे एंसेस्टर शायद यूज़ करते होंगे लेकिन वक्त के साथ उसका यूज़ ख़त्म हो गया तो वो चीज़ें एक्सटिंक्ट हो गई और उनका कुछ रिमेनिंग पार्ट या कुछ निशान हमारी बॉडी में रह गया या किसी दूसरे एनिमल की बॉडी में रह गया। उन वेस्टिज ऑर्गन्स को कहा जाता था वेस्टिजल ऑर्गन, और वो भी एक सबूत माना जाता है, वो भी एक एविडेंस माना जाता है
कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे एंसेस्टर कौन थे, उसके लिए उससे भी एक एविडेंस माना जाता है। उसके अलावा 2 एविडेंसेस और हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिनमें से एक है पैलियोन्टोलॉजिकल एविडेंसेस। उसका क्या मतलब होता है? पैलियोन्टोलॉजिकल एविडेंसेस आर द एविडेंसेस कलेक्टेड बाय हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज बेस्ड ऑन फॉसिल। ये जो एविडेंस है ये कलेक्ट किया गया है हिस्ट्री ऑफ अर्थ के बिना पर फॉसिल्स में। फॉसिल्स मतलब, फॉसिल्स क्या होता है? फॉसिल्स आर द रिमेन ऑफ प्लांट्स, मतलब जो डीकम्पोजिशन होने के बाद में प्लांट्स बच जाते हैं, एनिमल्स, फंगाई, बैक्टीरिया एंड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट हैव बीन रिप्लेस्ड बाय रॉक मटेरियल और इंप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड इन रॉक्स। अब जैसे कि हमें कैसे पता चला कि पहले, हमारे से पहले यहाँ पर डायनासोर्स थे हमारे वर्ल्ड पे? कैसे पता चला? क्योंकि हमें उनके इंप्रेशंस मिले पत्थरों के नीचे या पत्थरों के बीच में। अब वो इंप्रेशन वहाँ कैसे गए? कई साल पहले वो जब एक्सटेंट हो गए होंगे तो उनके ऊपर मिट्टी आती गई, मिट्टी बढ़ती गई और जो नीचे की परत थी, जो नीचे की लेयर थी, वो रॉक्स में चेंज हो गई हज़ारों करोड़ों साल बदल जाने के बाद। अब जब हम उतनी खुदाई करके उन पत्थरों को तोड़ते हैं, क्योंकि डिकम्पोज होने के बाद में भी बहुत दिनों तक वहाँ पर हड्डियाँ रहती है, तो उसका एक इम्प्रेशन, उसका एक छाप वहाँ पर रह जाता है। तो उन इम्प्रेशन की बिना पर भी जब कोई एक जानवर जो हमने कभी नहीं देखा, ऐसा हमको एक इम्प्रेशन मिल जाए, तो हम उसे रिलेट करते हैं, साइंटिफिकली उसे रिलेट किया जाता है कि ये किसका एंसेस्टर रहा होगा, ये कौन से जानवर का, किसी रेप्टाइल का या किसी मैमल का, कौन सी लिंक का ये एंसेस्टर रहा होगा, उससे भी पता लगाया जाता है और इसे भी एक लिंक कहा जाता है। किसे? उसके अलावा आखिरी है कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक्स क्या है? जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म म्यूटेट हो रहा है, म्यूटेट होना मतलब मॉडिफाइड होना। अगर एक एनिमल म्यूटेट हो रहा है या मॉडिफाई हो रहा है, वो एक पर्टिकुलर स्टेज पर आकर रुका, उसके बाद में वो और भी म्यूटेट हुआ, लेकिन हमारे पास वो पर्टिकुलर स्टेज मौजूद है, हमारे पास वो पर्टिकुलर स्टेज मौजूद है। जैसे कि एग्जाम्पल है, एक पहले इसका हम लोग देख लेते हैं कि हमने इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। कनेक्टिंग लिंक इज एन ऑर्गेनिज्म, कनेक्टिंग लिंक वो ऑर्गेनिज्म है हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप, जिनमें 2 अलग अलग ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हो। एग्जाम्पल डक बिल्ड प्लेटिपस, मतलब 2 अलग अलग, मान लीजिए एक रेप्टाइल था जो बाद में कन्वर्ट हो गया रेप्टाइल मैमल में, तो उसमें रेप्टाइल एक अलग था, मैमल एक अलग था। कन्वर्ट होने से पहले जो एक स्टेज था जिसमें वो रेप्टाइल भी था और मैमल भी था, वो स्टेज का जानवर भी या वो स्टेज का ऑर्गेनिज्म भी अगर मौजूद हो, तो उस ऑर्गेनिज्म को, उस एनिमल को या उस प्लांट को हम कनेक्टिंग लिंक कह सकते हैं। और इसे भी एक सबूत माना जाता है कि एवोल्यूशन हुआ है, रेप्टाइल भी मैमल्स में चेंज हुए हैं या मैमल्स भी रेप्टाइल्स में चेंज हुए हैं। और उसका एक एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल है वैसे, लेकिन एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, कॉमन नहीं है, रेयर ही है वैसे भी, ये भी डक बिल्ड प्लेटिपस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल्स। रेप्टाइल और मैमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है इसे। ये इंसानों की तरह या मैमल्स की तरह, मैमल्स में कौन कौन आता है? इंसान आते हैं, दूसरे ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, जिनमें मैमरी ग्लैंड्स होता है, वो जानवरों की तरह ये अपने बच्चों को दूध पिला सकता है। उसके अलावा ये अंडे देता है, इट लेज एग्स हार्ड शेल के, जो कि रेप्टाइल्स देते हैं। तो एक बार इसे पढ़ लेते हैं हम लोग। कनेक्टिंग लिंक एज एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गेनिज्म हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप of organism. Example, duck pile platypus is a connecting link between reptile mammals. It पहले तो आएगा it has mammary glands. यहाँ पर एक पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, वो पॉइंट यहाँ पर लिखा जाएगा कि it has mammary gland, है ना। इट फीड्स फॉर फीडिंग ऑफ यंग वंस, अपने बच्चों को फीड करने के लिए या दूध पिलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, काउ, डॉग एक्सेट्रा। एंड इट लेज हार्ड शेल एग्स लाइक रेप्टाइल, और ये
मजबूत शेल वाले अंडे भी देता है। सो इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू एवोल्यूशनरी ग्रुप रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो ये दो एवोल्यूशनरी ग्रुप के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, इसे माना जा सकता है कि ये एक कनेक्टिंग लिंक है। तो दोस्तों ये थे हमारे 6 पूरे, अगर हम लोग गिन लें तो सबसे पहले हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, उसके बाद में एनाटॉमिकल एविडेंसेस, उसके बाद में वेस्टिजियल ऑर्गन्स, उसके बाद में हमने पढ़ा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, उसके बाद में हमने पढ़ा पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस और लास्ट में हमने पढ़ा कनेक्टिंग लिंक्स। तो इस तरह से ये 6 एविडेंस के बिना पर हम ये कह सकते हैं कि किस तरह से, या ये है सबूत जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि 2 अलग या 2 सेम स्पीशीज़ के एंसेस्टर क्या अलग थे या सेम थे। उसके अलावा अब हम आगे जो पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में, उसमें हम डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पढ़ेंगे, रिमार्किज्म पढ़ेंगे और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन। तो ये 3 चीज़ें, तो इसके लिए शायद 1 या 2 वीडियो ज़रूर बनेंगे, उसमें हम इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर है, तो मैं चाहता हूँ अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरी तरह से देखिए, और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें भी देखिए। इसके रिस्पांस के हिसाब से अगर रिस्पांस अच्छा रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी, और अगर फिर भी आप और जल्दी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बेफिक्र बेझिझक पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज नूर फ्रॉम द वन मैन शो, साइनिंग ऑफ।